यूजीसी पर सरकार को घेर लिया, वकील टीचर ने तगड़े धागे खोले, सच्चाई बाहर, सरकार पर सवाल। क्यों है बवाल, वकील साहब ने बताई सच्चाई, फिर डिबेट में टीचर ने जो कहा सुनकर चौंक जाएंगे आप। बीजेपी में बड़े बड़े, विपक्ष में भी बड़े बड़े तुर्रमखा नेता हैं। कोई ब्राह्मण को पूजनीय बताता है, कोई कहता है ब्राह्मणों का हमारी पार्टी में स्वागत है, कोई कहता है ब्राह्मण लोग अलग बैठक नहीं कर सकते, किसी को ठाकुरों की बैठक पर आपत्ति है। लेकिन अब इसी बीच जब यूजीसी ने नया नियम लागू किया तो सच्चाई सामने आ गई। इस पर जमकर बवाल मचा हुआ है, छात्रों के अंदर उबाल है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या ये वाकई में सवर्णों के लिए एक धोखा है? क्या इस कानून में सवर्णों के लिए भेदभाव है? क्या इस कानून से वाकई में पिछड़े वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी? क्या कुछ इसमें गलत है, क्या कुछ सही है? इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। देखिए हमारी ये डिबेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नाउ उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आशीष शुक्ला। यूजीसी को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में, विपक्ष में और कहें कि इस देश में तमाम सवर्ण चेहरे हैं। जो कोई नेता है, कोई सांसद है, कोई विधायक है, लेकिन कोई एक शब्द नहीं बोल रहा है। एक शब्द नितिन गडकरी साहब ने नहीं बोला, एक शब्द एस जयशंकर साहब ने नहीं बोला, एक शब्द निर्मला सीतारमण के मुंह से नहीं आया। उत्तर प्रदेश में भी कई विधायक हैं, सांसद हैं। सवाल यही है कि अगर ये कानून एकदम ठीक है, जो नियम बनाए गए हैं एकदम दुरुस्त है, तो फिर आखिरकार सरकार इस पर जवाब क्यों नहीं दे रही? इस पर बोलने से क्यों बच रही है? सिर्फ सवाल सरकार से नहीं है, सवाल विपक्ष से भी है। विपक्ष भी क्या कर रहा है? इस पर खामोशी की चादर ओढ़कर सो गया है। असल में यूजीसी के जो बदलाव किए गए हैं, इससे क्या वाकई में सवर्ण छात्रों के लिए बुरी खबर है या फिर केवल माहौल बनाया जा रहा है? क्या सरकार इस मामले पर फंस गई है या फिर केवल हवाबाजी है, बवंडर है? इसके कानूनी महत्व क्या है, असलियत क्या है, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। वकील साहब हैं धीरेन्द्र द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनय पांडे जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं और सोशल वर्कर हैं। आप दोनों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस पर जो विवाद है उस पर क्यों। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा विनय जी आपसे, कोई भी पार्टियां इस पर बोल नहीं रही हैं। एक सवर्ण छात्र के नजरिए से आप इस पूरे मामले को पहले बताइए, किस तरीके से देखते हैं? देखिए आशीष जी, आज सबसे पहले तो आपको और द्विवेदी जी को सबसे ज्यादा नमस्कार। मैं आज यही कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी के स्टैंड ना रख, मतलब है तो मैं कांग्रेस पार्टी का नेता, मगर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ना रख के मैं एक अध्यापक भी हूं, तो मैं अपने अध्यापक के नाते एक अपनी बात रखना चाहता हूं कि यूजीसी ने जो नया नियम अभी 15 जनवरी से सारे विश्वविद्यालयों में, मतलब संस्थानों में जो लगाया है, ये काला कानून है। क्योंकि साल 2012 में जब यूजीसी की जो नई नीति आई थी, उसमें यह था कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाता है भेदभाव का, तो उसके लिए सुरक्षा कवच ये था कि उसको क्या था, उसको अगर सिद्ध हो जाता है कि झूठा आरोप लगाया है तो उसके ऊपर जुर्माना था और उसको सजा भी मिलती थी। मगर अब जो नया नियम आया है यूजीसी का 15 जनवरी से जो लागू हो गया है, उसमें उस सुरक्षा कवच को हटा दिया गया है। तो यूजीसी लगातार, ये जो योगी सरकार है, ये सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ है, समान वर्ग के छात्रों के खिलाफ है। तो मैं आज यही कहना चाहता हूं कि समान वर्ग छात्र इससे शिकार हो चुका है, बहुत भ्रमित है समान वर्ग छात्र, क्योंकि यूजीसी का जो गठन हुआ था वो हुआ था समन्वय को बनाने के लिए। यहाँ समन्वय बना नहीं रहे हैं, यहाँ पे भेदभाव पैदा कर रहे हैं, तो समन्वय नहीं रहा। इक्विटी का कोई मतलब नहीं रहा, इक्विटी नहीं बना रहे हैं, ये शिक्षा में एक प्रकार से भेदभाव पैदा कर रहे हैं, आपस में शिक्षा में जातिवाद का जहर घोला जा रहा है, ऐसा कहना चाह रहे हैं? शिक्षा में जातिवाद को ये बढ़ावा दे रहे हैं। जातिवाद तो है, मगर जातिवाद को बढ़ावा न देके उसको रिड्यूस करना चाहिए, कम करना चाहिए। तो जातिवाद को ये बढ़ा रहे हैं और उसमें क्या है, पढ़ाई की आजादी को भी खत्म कर रहे हैं। तो मैं इस यूजीसी के ठीक है, आप एक शिक्षक हैं, एक
नेता से हटके अगर मैं आपसे एक शिक्षक के रूप में पूछूं कि भाई बिल्कुल आपके नजरिए से एक शिक्षक हैं, आप किसी भी जाति धर्म के हो सकते थे, आप इत्तेफाक से ब्राह्मण हैं, आप अपनी यह बात रख रहे हैं, किसी भी धर्म या जाति के हो सकते थे, मैं किसी एक शिक्षक के नजरिए से आप इसमें क्या खामियां देखते हैं? आशीष जी, मैं ये किसी जाति और धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है शिक्षा में भेदभाव देखिए होता क्या है ना, जब कोई नया पॉलिसी आता है तो वो यूज के लिए आता है, मिस यूज के लिए नहीं आता है। मगर मिस यूज जो यूज वाले होते हैं वो 10% होते हैं, जो 90% लोग होते हैं वो इसका मिस यूज करते हैं। कोई भी नई चीज आती है किसी भी संस्था की, यूजीसी की हो चाहे कोई भी हो, तो उसका लोग मिसयूज करना शुरू कर सकते हैं। हमें दिक्कत मिसयूज से, हमें किसी जाति धर्म से नहीं है। मैं एक टीचर हूं तो मैं सबको पढ़ाता हूं, मैं हिंदू को पढ़ाता हूं, मुसलमान को पढ़ाता हूं, सबको पढ़ाता हूं, हर जाति के लोगों को पढ़ाता हूं। तो मैं कोई मिसयूज की मतलब उसमें कोई भेदभाव की बात नहीं कर रहा हूं, आप उसको अन्यथा मत लीजिएगा। मगर मैं ये नहीं कि मेरा नाम विनय पांडे है तो मैं उसका सपोर्ट कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी नया नियम आता है तो उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों होते हैं, तो लोग उसका फायदा जरूर मतलब मिसयूज करना शुरू कर सकते हैं। तो मिसयूज ज्यादा होता है, यूज कम होता है, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। मिसयूज कर सकते हैं मैं द्विवेदी जी आपसे समझना चाहूंगा, सबसे पहले इसकी कानूनी प्रक्रिया जो है थोड़ा सा समझाइए। देखिए, कानूनी प्रक्रिया में ये जो यूजीसी बॉडी है, ये हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए और जो स्टैंडर्ड बनाने के लिए एक स्वायत्त शासित संस्था है। इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी एंड जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, दैट इंटरवेंशन इज नॉट required to be considered at all, and it is upon the it is upon the willingness of the acceptance of the government intervention कि वो उसको अडॉप्ट करते हैं या उसको नहीं अडॉप्ट करते हैं। द इंटायर डिस्क्रिप्शन इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द यूजीसी इटसेल्फ। जो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब ने बोला कि लास्ट जो यूजीसी की गाइडलाइंस थी उसमें जो इंक्लूजन था वो केवल SC ST तक था, और जो ये नई गाइडलाइंस आई हैं इसमें उन्होंने यूजीसी को, इनको ओबीसी को भी इसमें इंसर्ट किया है। तो क्वेश्चन ये है कि हम और एक किस चीज तरफ और भी, पहले वाले में क्या था, पहले वाले में 2012 वाले में क्या था कि अगर मान लीजिए कोई फर्जी मामले आए तो उससे एक तरीके से प्रोटेक्शन था कि भाई फर्जी मामलों पे फिर एक्शन लिया जाता था, लेकिन अब की बार जो नया अपडेट आया तो हटा दिया गया। नहीं, फर्जी मामलों में देखिए इसमें हटाना ये एक, इसको तो इस क्लॉज को जो है, ये क्लॉज जो है वो इसको ऑब्सोलेट करना पड़ेगा। वजह ये है क्योंकि अगर कोई कंप्लेनेंट है और वो कोई शिकायत लेकर के जाता है एंड दैट कंप्लेंट हैज बीन लेटर ऑन एक्नॉलेज दैट इट इज अ फॉल्स कंप्लेंट, तो अगर फॉल्स कंप्लेंट है तो उसके खिलाफ तो जो है वो मेजरमेंट अपनाने चाहिए अगर आप वो क्लॉज डिलीट कर रहे हैं। सो दैट इज समहाउ ये ओरिजिनेट करेगा एक इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि फॉल्स कंप्लेंट्स अगर आएंगी एंड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट अगर कोई जेन्युइन कैंडिडेट जो है या जेन्युइन जो पर्सन है, ही विल फेस द हार्डशिप ऑन द बेसिस ऑफ द फॉल्स कंप्लेंट, और उस फॉल्स कंप्लेंट पे आप इंक्वायरी भी नहीं होने दोगे, then this particular kind of clause is not required to be, मतलब, and even this should not have to be appreciated by जो ये हटाया गया है ये नहीं हटना चाहिए था, ताकि कानूनी तौर पर भी बराबर अधिकार रहे। कानूनी तौर पे कोई जाके अपना बोल दिया कि भाई हमको तो ऐसा हुआ है और वही मान लिया गया, दोनों तरफ से चीजें बैलेंस। बिल्कुल, as a general understanding about the law, any of the clause which is against the principle of natural justice, any of the clause which provides certain protection to an individual person which is arbitrary in nature, then that particular clause cannot be sustainable। तौर पर भी जो किया गया है, कानूनी तौर पर भी मोटा दर्शकों को बताएं, वकील साहब ने हमारे बताया कि कानूनी तौर से जो इस क्लॉज को हटाया गया है ये ठीक नहीं है, ये जस्टिस में नहीं आता है, उनका ये कहना है। सबसे पहले अब मैं आपके पास वापस आऊंगा पाणी जी। एक चीज आप मुझे बताइए कि क्या लगता है, क्या
छात्रों में बहुत ज्यादा गुस्सा है इस चीज को लेकर, क्योंकि मैंने जो हमारे रिपोर्टर हैं अभिषेक पांडे जी, वो लगातार इस विषय पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, वो छात्रों से बातचीत कर रहे हैं, बड़ी अलग अलग तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही, छात्र बहुत नाराज हैं, आंदोलन भी हो सकता है क्या? देखिए, हमारे यहाँ प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आसपास जितने भी छात्रावास हैं, आप छात्रावास के पास शाम के 5 से 6 बजे के बाद चले जाइए। जो छात्र वहां पे बैठते हैं, चाय पीते हैं या जो आपस की बातें करते हैं, आप वहां पर जाकर सिर्फ उनसे अपनी बात मतलब पूछिए कि यूजीसी के बारे में जो नया नियम आया है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इलाहाबाद प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय या पूरे उत्तर प्रदेश में मतलब जितने भी शैक्षणिक संस्थान है, जितने भी विश्वविद्यालय, वहां पर इस काले कानून के खिलाफ मतलब छात्र छात्राओं में एक बड़ा रोष है, एक बड़ा रोष है। क्योंकि यूजीसी का फुल फॉर्म, जैसे लोग कहते हैं उल्टी गिनती शुरू, सच में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अगर इसका मतलब जो नया नियम आया है, अगर यूजीसी इसको वापस नहीं लेगी तो देख लीजिएगा प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ठीक है, आपने इसको एक चीज बोला काला कानून, इन साहब क्या इसको काला कानून कहना ठीक रहेगा? काला नहीं, कानून काला कानून कहने का उनका मतलब है कि अगर कोई चीज आपको देखने से ही लग रही है कि ये नहीं होनी चाहिए और आप उसको व्यवस्थित रूप में लागू करना चाह रहे हैं, तो ऐसे किसी भी स्थिति को आप उस स्थिति से देखिए कि वो काला कानून की ही कैटेगरी में आएगा। अगर कोई एक ऐसी चीज है जिसका प्रभाव जो है वो प्रतिकूल पड़ेगा और वो प्रतिकूल जो प्रभाव पड़ेगा वो न्यायसंगत नहीं है, ठीक है, तो उसको आप तो काला यानी कानून दिक्कत की की ही बात संज्ञा देंगे है। तो उनका ये हाँ, तो उनका ये कथन स्पष्ट है और बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके जैसे मैं इसके थोड़ा सा और अंदर अगर मैं घुसना चाहूं, क्योंकि आप लॉयर हैं तो आपको हम सबसे ज्यादा समझ है, जाहिर सी बात है, तो अंदर सजा के क्या प्रावधान है, कुछ अगर कुछ जानकारी हो तो बताएं, आगे क्या एक्शन लिया जा सकता है शिकायतों पर, कितने हद तक सजा मिल सकती है, कुछ ऐसा कुछ अगर अपने पास इनपुट हो तो। नहीं, सजा के बारे में तो जो प्रोसीडिंग्स अंडरटेक की जाती हैं वो प्रोसीडिंग्स जो हैं वो उनके यहाँ पुरानी जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसी के कॉन्सोनेंस में है। देयर इज नो मेजर चेंज दैट हैज बीन मेड। क्वेश्चन इस बात का है कि जिस चीज को इनको इंसर्ट करना चाहिए था, भाई देखिए अभी एक बात आपको बताऊं, हाउ 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 यू आर ट्रैवलिंग राइट। देखिए है क्या, नाउ द रिसेंट ट्रेंड हैज बीन डेवलप्ड बाय द हाई कोर्ट एंड एज वेल बाय द सुप्रीम कोर्ट, where the Supreme Court and the High Court has repeatedly said that in case of the false FIR or if any frivolous complaint has been filed against any of the person, देन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि उसके जिसने भी फाइल किया है उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट मेजरमेंट होनी चाहिए अगर कोई फ्रिवलेस कंप्लेंट आ रही है। और उसी समय पे जिस समय एक ये डायमेंशन जो है वो चल रहा है देश में कि हम ऐसी स्थिति को उत्पन्न न होने दें जिसमें फ्रिवलेस कंप्लेंट्स फाइल हो, फॉल्स FIR फाइल हो, और उसी समय हम एक ऐसी व्यवस्था को लेकर के आए और वो भी ऐसे मानक संस्थानों के ऊपर जो कि देश में उच्च स्तरीय शिक्षा के संबंध में जो है दिशा निर्देश और मार्गदर्शक सिद्धांत बनाने की ओर प्रेरित हैं, और उनके सिद्धांतों से पता नहीं कितने लोगों का भूत और भविष्य सब कुछ उस पर निर्भर करता है। तो ऐसी स्थिति में इन सिद्धांतों के भाई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप अगर देखिए तो जो चेंजेस किए गए हैं वो चेंजेस अपने आप में अच्छे भी हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। आप चेंजेस की बात करेंगे तो जैसे ड्यूरेशन की बात है, ड्यूरेशन को फ्लेक्सिबल बनाया गया है, और उसमें रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोफेसर्स की बात है तो उसको बहुत किया गया है। एडमिशंस में जो एनुअल है और उसमें जो है वो बैनुअल किया गया है वो भी बहुत अच्छा है। स्ट्रीम्स को रिजिड के स्थान पे जो है वो फ्लेक्सिबल बनाया गया है। डिस्क्रिमिनेशन वाले पार्ट में जब आप चले गए तो यहाँ पे आपने एक गलती की, आपने SC ST ऑलरेडी उसमें इंसर्ट थे, आपने उसमें जो है वो OBC को भी इंक्लूड कर लिया। आपको यहाँ पर आपको पीछे जाना चाहिए था, आपको उसमें थोड़ा सा कट डाउन करना चाहिए था, उसको आपने और इनहेंस कर दिया। अब जहां पे आपने एक ऐसा क्लॉज लेकर के आए, नाउ दैट हैज क्रिएटेड द होलसम प्रॉब्लम। अब वो आपने कंप्लेनेंट के लिए कह दिया को आचार्य चाणक्य का एक कथन याद आता है, एक जी मजबूत राष्ट्र के लिए जरूरी है वहां की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना। अगर देश के नौजवान कायर बनेंगे, अगर देश के नौजवान डर में जिएंगे, अगर देश के नौजवान जिस जगह पे पढ़ाई का मंदिर है, जो शिक्षा है वो सुप्रीम है, इंडियन कल्चर में जो शिक्षा है उसको सुप्रीम कहा गया है,
अगर जी शिक्षा व्यवस्था में ही घोटाला हो जाए, शिक्षा व्यवस्था हाँ में ही गड़बड़ी हो जाए, एक राष्ट्र पर जी इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है? आप शिक्षक हैं, पांडे बहुत जी आप समझाइए। बहुत देखिए, शिक्षा में अगर घोटाले की बात करेंगे ना, तो आज जो मैं बोल रहा हूं, मैं बहुत तकलीफ में बोल रहा हूं, क्योंकि आज युवा बहुत समस्या में है, बहुत दिक्कत में है। अभी हाल ही में हमारे प्रयागराज में एक लड़की ने जो मतलब कंपटीशन की तैयारी कर रही थी, उसने फांसी लगाकर अपने आप को खत्म कर लिया। न जाने उत्तर प्रदेश में कई ऐसे छात्र छात्राएं जो हैं जो तैयारी कर करके कंपटीशन की तैयारी कर करके फेडअप हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं कि अब कितने साल और तैयारी करना है, क्योंकि उनके परिवार वाले जिस गांव से, उस शहर से, गांव से आते हैं, तो उनके परिवार वाले उनसे पूछते हैं कि बेटा और बेटी बताओ कब तक तैयारी करोगे? वो कहते हैं कि नहीं, 1 साल का समय और दे दीजिए, 1.5 साल का समय और दे दीजिए। मगर वो मतलब एक तैयारी कंपटीशन छात्र के पास या स्टूडेंट के पास 5 साल होता है, 4 से 5 साल अपनी जिंदगी बनाने के लिए। अब इस समय क्या स्थिति आ गई है, जितने भी पेपर होते हैं उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, समझ लीजिए। हम लोग उसके खिलाफ है, क्योंकि हम लोग दर्द देखते हैं, हम लोग तकलीफ देखते हैं, तो बहुत तकलीफ होती है। तो बच्चे बिल्कुल, जो अच्छे बच्चे हैं, जो मतलब जो डिजर्व करते हैं, जो डिजर्विंग स्टूडेंट है, अगर उन लोगों को मतलब पेपर लीक के माध्यम से, जैसे पेपर लीक हो जाता है, अब उन लोगों को जो मतलब अच्छे नौकरी पा सकते हैं, वो नौकरी नहीं मिल पाती उनको, सिर्फ पेपर लीक की वजह से। तो पेपर लीक अब क्या है, समझ लीजिए, शिक्षा के ऊपर एक, समझ लीजिए, एक बड़ा काला धब्बा है। पेपर लीक की वजह से कई छात्र छात्राएं इतने ग्रसित हो चुके हैं कि उन लोगों ने अपने कंपटीशन की तैयारी छोड़ दी है, माइग्रेट कर दिया उसको कि हम कंपटीशन की तैयारी करेंगे ही नहीं। अब ये ठीक है, आखिरी सवाल वकील साहब आपसे लेना चाहेंगे, इसके बाद बात जी को खत्म करेंगे। क्या या जो नया बदलाव है, सीधे शब्दों में जवाब चाहते हैं, जो नया बदलाव है इससे समानता बढ़ेगी, समानता आएगी, या समाज में वैमनस्यता फैलेगी और टकराव की स्थिति बनेगी? क्लियर कट जवाब दीजिएगा। जी, टकराव की स्थिति ज़रूर बनेगी। ये जो चेंजेस आए हैं, इन चेंजेस में बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम के लिए हैं, दैट इज़ एडमिटेड फैक्ट। लेकिन ये जो चीज़ें उन्होंने की हैं, अननेसेसरी इनको इनकॉर्पोरेट किया गया है। जिन चीज़ों में उन्होंने ये कहा है कि नहीं साहब, इनको कोई ज़रूरत नहीं, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली जो है वो सोसाइटी में एक वैमनस्यता का भाव लाएँगी, और जो प्रतियोगी छात्र हैं वो कहीं न कहीं इससे हतोत्साहित होंगे। ये एक ठीक है, फैक्ट है जिसको बहुत हम बहुत लोग शुक्रिया डिस्कार्ड आप नहीं कर सारे सकते। गेस्ट का। थैंक यू सो मच वकील साहब, आपने बड़ी काम की जानकारी दी। द्विवेदी जी, आपकी तरफ से भी बहुत सारी अच्छी बातें पता चली। आप दोनों गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।